हेलो स्टूडेंट, आप सबका अन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वस्तुतः क्रैक यूपीएससी, सीएससी, जीएस विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। अब सोचो, यदि आप मुझसे जुड़ते हैं या सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विज तथा अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी आपको। अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब सोचो, आप मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 15 से 20 वर्षों से मैं निश्चय आईएएस एकेडमी में पढ़ा रहा हूं। वस्तुतः मेरी पढ़ाई में लगभग 100+ बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैं इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस की क्लास लूंगा मैं। यदि आप अन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो भारत के सबसे बेहतरीन टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, जिसमें मृणाल पटेल, रोमन सैनी जैसे इंडिया के बेहतरीन टीचर उपलब्ध हैं। इस अन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी की बात करें हम लोग। अब मैं कोर्स की बात करता हूं। इस अन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की यदि मैं बात करूं तो यहां 2 तरह के कोर्स हैं, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। जो कोर्स 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ की है, इसकी फीस जो भी हो, यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब सोचो, यदि आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक की फीस प्लस की अपेक्षा ज्यादा है। कारण यह है, आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्विज एंड प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधाओं को उपलब्ध होगी, जो प्लस में नहीं है। लेकिन यहां भी यदि आप डिस्काउंट चाहते हैं तो निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करें आप, तो आपको 10% डिस्काउंट उपलब्ध हो जाएगा। वस्तुतः इस पर ऑप्शनल का भी कोर्स उपलब्ध है। यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट की सुविधा उपलब्ध होगी। अब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ शब्द को लेकर के। आज हम बात करेंगे कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके सामने चुनौती क्या है और कौन कौन से फैक्टर है जो इंटरनल सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी और वैश्वीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी, सतत विकास और इंटरनल सिक्योरिटी। हम गवर्नेंस की बात करेंगे कि गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे प्रमोट करता है। एक बात हमेशा ध्यान दो, सबसे पहले बात करें हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की चुनौती क्या है। जैसे ये कहा जाए, आंतरिक
सुरक्षा के समक्ष हम चुनौती की बात करें, यदि इन चुनौतियों की बात करते हैं हम, तो चुनौती क्या है? पहली चुनौती है आतंकवाद और नक्सलवाद। आतंकवाद, नक्सलवाद। ध्यान देने इस बात को, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक तनाव की बात करें, जाति तनाव, क्षेत्रवाद, जल विवाद, भूमि विवाद, जाति तनाव, हम क्षेत्रवाद की बात करें, जल विवाद, नदी जल विवाद की बात करें, ये सब के सब ये कहा जाता है साइबर अपराध, सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा। सीमा प्रबंधन, हम तटीय सुरक्षा की बात करें, यह आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती है, जिसके बाद चल के हम लोग आगे करेंगे। पहली चीज आतंकवाद, यह आपके सिलेबस में है। नक्सलवाद, सांप्रदायिक तनाव, जाति तनाव, क्षेत्रवाद, जल विवाद, साइबर अपराध की बात करें हम लोग, सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा। यह आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती है। पर प्रश्न ये उठा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो चुनौती को पैदा करते हैं? हमेशा ध्यान दें इस बात को, मतलब आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती पैदा करते हैं? यदि हम इसकी बात करें, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करने वाले चुनौती उत्पन्न करने वाले एक चीज ध्यान दें इस बात को, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक चुनौती पैदा करते हैं? हम सबसे पहले यदि फैक्टर की बात करें, अमित्र पड़ोसी,
हम दूसरी चीज बात करें, गरीबी। हम तीसरी चीज बात करें, बेरोजगारी। चौथी चीज बात किया जाए, हमेशा ध्यान दें इस बात को, असंतुलित विकास। हम विकास की बात करें, खुली सीमाएं, अगली चीज देखो आप, कहीं न कहीं राजनीतिक हित के लिए नक्सलवाद को प्रोत्साहन। राजनीतिक हित के लिए नक्सलवाद को प्रोत्साहन। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अंत में देखा जाए जो फैक्टर है, जो नक्सलवाद के लिए एक बड़ी सी चुनौती कि अपराधी पुलिस और राजनेताओं के बीच गठजोड़। हमेशा ध्यान दें इस बात को, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करने वाले कुछ फैक्टर है। जैसे मैंने कहा, अमित्र पड़ोसी, जो पड़ोसी देश है वो मित्र ना हो। दूसरा गरीबी, तीसरा बेरोजगारी, चौथा है असंतुलित विकास, पांचवा है खुली सीमाएं। राजनीतिक हित के लिए नक्सलवाद को प्रोत्साहन, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा अपराधी पुलिस एवं राजनेताओं के बीच गठजोड़, ये फैक्टर हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के सामने एक चुनौती पैदा करते हैं। अब देखो आप, प्रश्न कैसे बनेगा, हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम लोग बात कर रहे थे आंतरिक सुरक्षा का अर्थ यही है शांति व्यवस्था बनी रहे, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो, लोग अपने अधिकारों का उपभोग करने में सक्षम हो। ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे। प्रश्न ये है, अमित्र पड़ोसी देश, अमित्र पड़ोसी देश ये कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के सामने एक चुनौती पैदा करते हैं। थोड़ा समय एक एग्जांपल लेता हूं। अमित्र पड़ोसी देश, हमेशा ध्यान दें इस बात को। मान लिया जाए ये इंडिया है, अब सोचो जरा, मान लिया जाए
रफली इंडिया का एक मैप है ये आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ये पूरा आपका म्यांमार चल रहा है, ये आपका बांग्लादेश है, और ये आपका पाकिस्तान है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। अब मित्र पड़ोसी देश का मतलब क्या चीज है? ये बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, यदि ये हमारे पड़ोसी देश अच्छे नहीं है, अमित्र दुश्मन पड़ोसी देश, तो ये देश क्या करेंगे? ये करेंगे क्या? आतंकवादियों को नैतिक समर्थन देंगे। आप सोचो जरा, जब ये आतंकवादियों को नैतिक समर्थन देंगे, आर्थिक समर्थन देंगे, तो दो प्रॉब्लम होगी। ये देश क्या करेंगे? अपने राजनीतिक सीमाओं के अंदर आतंकी कैंप का संचालन करेंगे। जैसे मैंने ये कहा कि यह आपका आतंकी कैंप है, मान लिया जाए ये एक आतंकी कैंप है, इन आतंकी कैंप में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और यहां से आतंकी क्या होगा? आतंकी सीधे इंडिया भेजे जाएंगे। हम म्यांमार की बात करें, मान लिया जाए म्यांमार में आतंकी कैंप चल रहा है, अब सोचो यहां से आतंकी क्या होंगे? नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। ये हम बात करें बांग्लादेश से आतंकी नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। पहली चीज, दुश्मन जो पड़ोसी देश है ये क्या करता है? अपनी राजनीतिक सीमाओं के अंदर आतंकी कैंप को प्रमोट करता है, आतंकियों को राजनीतिक नैतिक समर्थन देता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इससे क्या होगा कि अपने देश में, हमेशा ध्यान दो इस बात को, आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी तरफ ये लोग क्या करते हैं? संगठित अपराध को प्रमोट करते हैं, ड्रग्स की तस्करी और हथियारों की तस्करी को प्रमोट करते हैं। जब ड्रग्स और हथियारों की तस्करी होगी तो अपने देश में आतंकी संस्थाओं को पैसे की आपूर्ति होगी, हथियारों की आपूर्ति होगी, जिससे ये लोग आतंकी घटनाओं को क्या करेंगे? अंजाम देंगे। इसलिए एक ध्यान देने इस बात को, मैंने कहा यह पाकिस्तान है, यह बांग्लादेश है, यह म्यांमार है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यदि म्यांमार में कोई घटना घटेगी तो स्वाभाविक है वहां से बड़े पैमाने में क्या होगा? शरणार्थियों का आगमन होगा। और जब शरणार्थियों का आगमन होता है तो फिर कल्चरल क्लैश होता है, सांस्कृतिक तनाव होगा। और जब कल्चरल क्लैश होगा तो स्वाभाविक है, यह कहा जाता है उन शरणार्थियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन आतंकी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। इससे क्या होगा कि आतंकवाद बढ़ जाता है। तीन बातें होंगी। यदि हमारे पड़ोसी देश मित्र नहीं है भारत के, तो ये क्या करेंगे? एक तरफ अपने भूभाग में आतंकी कैंप को प्रोत्साहित करेंगे, आतंकियों को ट्रेनिंग दे देंगे, और तत्पश्चात क्या होगा? हमेशा ये भारत में आतंकियों को भेजना शुरू कर देंगे, पहली चीज। दूसरी तरफ क्या होगा कि ये संगठित अपराध को प्रमोट करेंगे, ये ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को प्रमोट करेंगे। इससे क्या होगा? आतंकी संस्थाओं को हथियार मिलेगा, जिससे एक तरफ आतंकी घटनाओं में वृद्धि होगी और दूसरी तरफ आतंकवाद का विस्तार होगा, एक डर का माहौल क्रिएट होगा। देखो कैसे, हमेशा ध्यान दो, मैंने ये कहा कि मान लिया जाए और मित्र
ध्यान दो इस बात को। मान लिया जाए अमित्र पड़ोसी देश है, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब एक चीज सोचो जरा, ये करेंगे क्या? ये जो अमित्र पड़ोसी देश है, ये करेंगे क्या? अपनी भौगोलिक क्षेत्र में आतंकी कैंप की स्थापना करेंगे, आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं। ये करते क्या है? अपने भौगोलिक क्षेत्र में आतंकी कैंप की स्थापना करते हैं। हमेशा आतंकी कैंप की स्थापना करेंगे। दूसरी चीज, आतंकियों को ट्रेनिंग। और तीसरी चीज, आतंकियों को हमेशा धार्मिक योद्धा या आंदोलनकारी के रूप में स्वीकार करना। धार्मिक योद्धा या आंदोलनकारी के रूप में परिभाषित करने की बात करें, हम चौथी चीज बात करें, ये करते क्या है? संगठित अपराध को प्रोत्साहन। हाँ, अगली चीज देखा जाए, शरणार्थियों को भेजना। हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैंने कहा यदि पड़ोसी देश मित्र नहीं है तो ये करेंगे क्या? अपने भौगोलिक क्षेत्र में आतंकी कैंप की स्थापना करेंगे, आतंकियों की ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। आतंकियों को या तो धार्मिक योद्धा या फिर आंदोलनकारी के रूप में परिभाषित करना। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में जो लोग आतंकी गतिविधियों को जन्म देते हैं उन्हें पाकिस्तान एक धार्मिक योद्धा कहता है। यह मानता है कि धार्मिक युद्ध है कश्मीर में, और कश्मीर में लड़ने वाले आतंकी एक दृष्टि से इस्लाम के लिए लड़ने वाले लोग हैं। अब सोचो, पाकिस्तान उन्हें आतंकी मानता ही नहीं। पाकिस्तान या तो उन्हें धार्मिक योद्धा कहेगा, पाकिस्तान या तो क्या होगा, आंदोलनकारी के रूप में परिभाषित करेगा। इससे क्या होगा, एक चीज ध्यान देना इस बात को। पहली चीज, इससे क्या होगा कि पड़ोसी देशों में क्या होगा, पड़ोसी देशों से आतंकियों का भारत में प्रवेश। देश से आतंकियों का भारत में प्रवेश होगा। हम दूसरी चीज, इससे क्या होगा, आतंकियों के मनोबल में वृद्धि होगी।
मनोबल में और तीसरी चीज क्या होगा, हमेशा याद दो, नए आतंकियों की भर्ती आसान। पूरी बात ध्यान दो, यदि संगठित अपराध को प्रोत्साहन मिला तो स्वाभाविक है हथियार और ड्रग्स की तस्करी, हथियार की तस्करी, शरणार्थियों को जो भेजना तो सांस्कृतिक टकराव शुरू होगा। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, अमित्र पड़ोसी देश की बात करें, अपने भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकी कैंप की स्थापना करेंगे और ये लोग आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं। इससे होगा क्या, पड़ोसी देशों से आतंकियों का भारत में प्रवेश बढ़ेगा। दूसरी तरफ आतंकियों को धार्मिक योद्धा या ये लोग आंदोलनकारी के रूप में परिभाषित करते हैं, ये लोग आंदोलनकारी के रूप में परिभाषित करते हैं। इससे होगा क्या, आतंकियों के मनोबल में वृद्धि होती है, के मनोबल में वृद्धि होगी। जब पाकिस्तान आतंकियों को धार्मिक योद्धा कहता है या कश्मीर में चल रहे आतंकी गतिविधियों को वह जिहाद या धर्म युद्ध कहता है, उन आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को पाकिस्तान या तो धार्मिक योद्धा कहता है या तो आंदोलनकारी कहता है। अब सोचो इसका परिणाम क्या होगा कि आतंकियों के मनोबल में वृद्धि होगी और नए आतंकियों की भर्ती आसान हो जाएगी, क्योंकि कश्मीर में लड़ने वाले लोगों को यदि धार्मिक योद्धा के रूप में परिभाषित किया जाए तो स्वाभाविक है हर कोई धार्मिक योद्धा बनना चाहेगा, हर किसी को जन्नत चाहिए। जैसे मैंने क्या कहा, तालिबानी करते क्या है, तालिबानी जन्नत का छोटा सा नजारा दिखाते हैं और यह कहते हैं कि यदि आप इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी देते हो तो आपको जन्नत नसीब होगी। हमेशा ध्यान दो, यदि आप इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी देते हो तो आपको जन्नत नसीब होगी। और जब पाकिस्तान उन आतंकियों को धार्मिक योद्धा के रूप में परिभाषित करेगा तो नए आतंकियों की भर्ती आसान हो जाएगी। दूसरी तरफ देखो, संगठित अपराध को प्रोत्साहन मिलेगा तो हथियारों की तस्करी होगी। जब हथियारों की तस्करी होगी तो होगा क्या, हमेशा ध्यान दो, जब हथियारों की तस्करी होगी तो स्वाभाविक है, पहली बात ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, हथियारों की आपूर्ति बढ़ेगी, आतंकी घटनाओं का अंजाम देना आसान हो जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर मैं कहना चाहता हूं मैं कि जब हथियारों की तस्करी बढ़ेगी तो इसका परिणाम क्या होगा कि हथियारों की आपूर्ति आसान, आपूर्ति आसान हो जाएगी। अब हमेशा ध्यान दो, ये सब मिलकर के क्या करेंगे, आतंकी गतिविधि का विस्तार करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब आतंकी गतिविधि का विस्तार होगा तो आतंकवाद का प्रसार होगा। आतंकवाद का विस्तार, और जब आतंकवाद का विस्तार होगा तो आंतरिक सुरक्षा की समक्ष चुनौती, आंतरिक
सुरक्षा के समक्ष हम चुनौती की बात करें, इस मैप को देखो आप। मैंने क्या कहा? अमित्र पड़ोसी देश ये कर क्या रहा है? फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपसे, ये आगे मैं डिस्कस करूंगा अच्छी तरह। जो कल्चरल क्लैश है, जब सांस्कृतिक टकराव शुरू होगा, तो सांस्कृतिक टकराव से क्या होता है? हमेशा शरणार्थियों के प्रति आक्रोश, शरणार्थियों के प्रति आक्रोश पैदा होगा। और जब इनके प्रति आक्रोश पैदा होगा तो स्वाभाविक है आतंकवाद का क्या होगा? विस्तार होगा। बस आप इरो को ध्यान दो इस बात को कि किस तरह आतंकवाद का विस्तार होगा और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आतंकवाद को प्रमोट करेंगे। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक सामान्य क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है, हमेशा ध्यान दो, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध बनाए रखना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मजबूत हमेशा ध्यान दो, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध का होना आवश्यक है। स्पष्ट करें, इन प्रश्नों को लिखते चलो आप। मैंने क्या कहा? आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध का होना आवश्यक है। स्पष्ट करें, इसका अर्थ यह है कि जब पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध होगा तो आतंकवाद का प्रसार नहीं होगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि पूरी बात ध्यान दो, ये इंडिया का मैप है। मैंने कहा ये पाकिस्तान है, ये आपका बांग्लादेश है और ये म्यांमार है और ये आपका बांग्लादेश है। मान लो पाकिस्तान से मेरे अच्छे संबंध हैं तो स्वाभाविक है पाकिस्तान में आतंकी कैंप नहीं होंगे, पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग नहीं देगा, भारत विरोधी गतिविधियों पर वह रोक लगाएगा, कश्मीर में जारी आतंकी गतिविधियों को नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक समर्थन नहीं देगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, संगठित अपराध को वो प्रमोट नहीं करेगा। मान लिया जाए बांग्लादेश से और म्यांमार से अच्छे संबंध हैं तो ये क्या करेगा? इन दोनों में यदि अच्छे संबंध हैं म्यांमार से और बांग्लादेश से, तो दोनों देश क्या करेंगे कि भारत में जारी जितनी भी आतंकी गतिविधि हैं या जितने भी आतंकी संगठन हैं, यदि उनके कैंप म्यांमार में हैं या बांग्लादेश में हैं तो म्यांमार क्या करेगा?
उन आतंकी कैंपों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, आतंकी कैंप के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, या भारत को सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति देगा। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? उन आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया जाएगा, संबंध अच्छे हैं तो। दूसरी तरफ यदि भारत जो है आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है तो ये आतंकी भाग जाते हैं कहां पर? म्यांमार में, या फिर बांग्लादेश में, या फिर पाकिस्तान में। यदि इन म्यांमार और बांग्लादेश से भारत के अच्छे संबंध हैं, ध्यान दो इस बात को, यदि भारत के अच्छे संबंध हैं तो स्वाभाविक है कि म्यांमार और बांग्लादेश क्या करेगा? उन आतंकियों को पकड़ करके भारत को सौंप देगा। जो आतंकी भारत से भागकर म्यांमार या बांग्लादेश जा रहे हैं। तीसरी चीज, ये दोनों अच्छे संबंध हैं तो स्वाभाविक है, होगा क्या? सबसे बड़ी चीज, एक सबसे बड़ी चीज तो ये होगी कि ये देश संगठित अपराध को प्रमोट नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो सबसे बड़ी चीज ये है, इनसे संबंध अच्छे होना जरूरी है। यदि हम ये कहें, इस प्रश्न को देखा जाए तो देखो आप, प्रश्न कैसे बनेगा, आंसर कैसे चलेगा इसका। थोड़ा समय हिंट कर रहा हूं मैं। मान लिया जाए अच्छे संबंध है पड़ोसी देशों से, अच्छे संबंध, तो परिणाम क्या होगा? हमेशा परिणाम क्या होगा? आतंकी कैंप के विरुद्ध कार्रवाई। आतंकी कैंप के विरुद्ध कार्रवाई होगी। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा आतंकियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति। के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति। सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति। तीसरा क्या होगा? हमेशा ध्यान दो इस बात को कि आतंकियों को पकड़कर भारत को सौंपना। पकड़कर भारत को सौंपना। और चौथी चीज बात करें, संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई। संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई की बात करें। अब एक चीज सोचो जरा, आतंकियों को सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति, आतंकियों को पकड़कर भारत को सौंपना, और संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इससे क्या होगा? हम सबसे बड़ी चीज, ये तीन चीजें होगी, तो इससे एक फायदा क्या होगा? आतंकियों को मारना आसान हो जाएगा। मारना आसान। दूसरी चीज क्या होगा? आतंकियों की
मनोबल में गिरावट। तीसरी चीज क्या होगा? हथियार की आपूर्ति बंद। एवं पैसे की आपूर्ति बंद हो जाएगा। अब एक चीज सोचो जरा, यदि आपूर्ति बंद हो गई तो एक बड़ा सा इश्यू ये है, नए आतंकियों की भर्ती नहीं होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। प्रश्न ये है, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध का होना आवश्यक है। स्पष्ट करें। मैंने कहा आतंकवाद इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि पड़ोसी देशों से मेरे अच्छे संबंध हैं तो आतंकी कैंप के विरुद्ध कार्रवाई, आतंकियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति देश देगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, भूटान और म्यांमार से हमारे अच्छे संबंध हैं, भारत के अच्छे संबंध हैं, इसलिए भूटान और म्यांमार दोनों ने आतंकी कैंप और आतंकियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति भारत को दे दी, जिससे भारत ने उन आतंकी कैंपों को, आतंकियों को नष्ट कर दिया। इससे आतंकियों के मनोबल में गिरावट आई। पर पाकिस्तान से हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान में निरंतर आतंकी कैंपों का विस्तार हो रहा है। वो आतंकी संगठन जो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आप सोचो, पहली चीज। दूसरी तरफ पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं है, तो फिर पाकिस्तान क्या करता है? उन आतंकियों को आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक समर्थन देता है, जिससे आतंकियों को मनोबल में वृद्धि होती है, नए आतंकियों की भर्ती आसान हो जाती है। यदि अच्छे संबंध है तो संगठित अपराध की विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब सोचो, हथियार और पैसे की आपूर्ति बंद हो जाएगी, नए आतंकियों की भर्ती नहीं होगी। इसका फायदा क्या होगा? हमारी आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? मजबूत होगी। अब सोचो जरा, इससे क्या होगा? आंतरिक सुरक्षा की बात करें, प्रश्न इस तरह पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होगा, इसी प्रश्न को कैसे ट्विस्ट करेगा यूपीएससी? आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में विदेश नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में हमेशा ध्यान दो, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में विदेश नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रश्न को देखो आप, यद्यपि यह बेसिक प्रश्न है, पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, पर यूपीएससी में कभी भी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पर ये छोटे छोटे जो प्रश्न है
आपको क्या करेगा? यूपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व करना आसान बना देगा। हमेशा ध्यान दो, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में विदेश नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब क्या चीज है? मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं कि मान लिया जाए ये आपकी विदेश नीति है, तो विदेश नीति से क्या होगा? एक, तुम क्या करेंगे? पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध, हम दूसरी चीज बात करेंगे, आतंकवाद की सर्वसम्मति परिभाषा, हम तीसरी चीज बात करें, वित्तीय स्रोत पर रोक। हमेशा ध्यान दो, यूएनओ के मंच पर आतंकियों को वैश्विक घोषित करना। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, प्रश्न को देखो आप, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में विदेश नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लेरिफाई, स्पष्ट करें। ध्यान से सुनो इस बात को। यदि हम विदेश नीति की बात करते हैं, हमारी विदेश नीति अच्छी है तो पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध होंगे, और यह बात हम लोग पढ़ चुके हैं। जब पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। आतंकी कैंप के विरुद्ध कार्रवाई होगी, सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति होगी, संगठित अपराध पर रोक की वकालत की जाएगी। देखो आप, अच्छे संबंध होंगे तो। दूसरी चीज, आतंकवाद की सर्वसहमति परिभाषा पर बल दिया जाएगा। एक ऐसी परिभाषा की बात करेंगे जिसे दुनिया के अधिकांश देश एक्सेप्ट करेंगे। हम तीसरी चीज, आतंकियों के वित्तीय स्रोत पर हम रोक की वकालत करेंगे। चौथी बात, यूएनओ के मंच पर आतंकियों को वैश्विक आतंकी घोषित करना। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को। पहली चीज, जब पड़ोसी देशों से मेरे अच्छे संबंध होंगे तो स्वाभाविक है आतंकियों को आर्थिक राजनीतिक समर्थन मिलना बंद। इससे क्या होगा? आतंकियों को राजनीतिक आर्थिक नैतिक समर्थन हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैंने क्या कहा? जब पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध होंगे तो आतंकियों को राजनीतिक आर्थिक नैतिक समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। आतंकवाद की जब परिभाषा सहमत होगी तो स्वाभाविक है आतंकियों को धार्मिक योद्धा के रूप में या स्वतंत्रता आंदोलनकारी के रूप में परिभाषा नहीं दी जाएगी।
आतंकियों को धार्मिक योद्धा या आंदोलनकारी के स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब एक चीज सोचो, आतंकियों के वित्तीय स्रोत पर यदि रोक लगी तो आतंकी संगठन कमजोर, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। प्रश्न कैसे चलेगा आपका और किस नजरिए से आपको सोचना है, बस मैं केवल हिंट कर रहा हूं। मैं जब मैं प्रश्नों को सॉल्व करूंगा तो ये बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट चलेगा और किस तरह आपको सोचना है। पर हर क्लास हमारी पिछली क्लास से जुड़ी होगी। यदि बीच के एक भी क्लास ब्रेक हुई तो समझने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप कोशिश करो कि मेरे जो वीडियो बने हैं ना, उस वीडियो को आप सीक्वेंस में देखो। आप हमेशा ध्यान इस बात को, मैंने क्या कहा आपसे, विदेश नीति की बात करें, ये सारी चीजें होंगी। स्वाभाविक है आतंकियों को राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। आतंकियों को जो पाकिस्तान धार्मिक योद्धा या फिर आंदोलनकारी के रूप में परिभाषित करता है, अब वो स्वीकार नहीं होगा और आतंकी संगठन कमजोर हो गए क्योंकि वित्तीय स्रोत पर रोक लग गई। और अनेक ऐसे आतंकी हैं जिनको हम यूएनओ के मंच पर एक वैश्विक आतंकी घोषित करने में सफल हो जाएंगे। अब हमेशा ध्यान दो, इन सबसे क्या होगा, एक तो हमारी भारत में आतंकवाद कमजोर, अब सोचो जब आतंकवाद कमजोर होगा तो आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी कैसे मजबूत होगी। प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को। फिर एक प्रश्न यह पूछेगा, पहली चीज कि किसी भी देश को या किसी भी देश के विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसा, किसी भी देश या हम ये कहें भारतीय विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य प्राथमिक जो लक्ष्य है, भारतीय विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य पड़ोसी देशों से संबंध को मजबूत करना है। पड़ोसी देशों से संबंध को मजबूत करना होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं?
इससे सहमत हैं? हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप प्रश्न को देखो कि यूपीएससी किस तरह के प्रश्न उठा रहा है या फ्यूचर में किस तरह का प्रश्न बन सकता है। प्रश्न देखो आप, भारतीय विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य पड़ोसी देशों से संबंध को मजबूत करना होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत हैं या नहीं है? ये देखो आप, ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है। बल्कि ये कहा जाता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के एबीसीडी में बता रहा हूं आपको। यदि आपने हर वीडियो को देख लिया तो आपके सोचने का तरीका एकदम चेंज हो जाएगा। मैं इसको हिंट कर रहा हूं, हमेशा ध्यान दो। थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं मैं। पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे होंगे तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी? मजबूत होगी। ध्यान देना, आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होगी? बनी रहेगी। मैं बस हिंट कर रहा हूं कैसे। जैसे मैंने ये कहा कि मान लिया जाए पड़ोसी देशों से संबंध तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होगी। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने ये कहा पड़ोसी अच्छे संबंध, तो हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध होंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी कैसे मजबूत होगी। मैंने कहा आंतरिक सुरक्षा, मजबूत होगी। हम दूसरी चीज बात करें, युद्ध की संभावना समाप्त होगी। तथा संप्रभुता सुरक्षित होगी। संप्रभुता सुरक्षित, क्योंकि हमारी जो सीमाएं होगी वो सुरक्षित होंगी। ये बात हमेशा ध्यान दो। हम तीसरी चीज बात करें, व्यापार का क्या होगा? विस्तार होगा। यदि पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध है तो, यदि आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई तो होगा क्या? राष्ट्र की एकता अखंडता बनी रहेगी। पहली बात, निवेश ज्यादा होगा। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता हमेशा ध्यान दो। यदि आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई तो राष्ट्र की एकता या अखंडता बनी रहेगी। एकता एवं अखंडता ये बनी रहेगी। हमेशा ध्यान दो। हम दूसरी चीज बात करें, निवेश बड़े पैमाने पर होगा। निवेश होगा, औद्योगिकरण होगा। अब सोचो, यदि युद्ध की संभावना समाप्त हो गई, देश में शांति और व्यापार का भी विस्तार हुआ तो रोजगार का विस्तार होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे कि चीजें कैसे इंटरलिंक होंगी। एक बात ध्यान देना, प्रश्न ये है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है।
जो पीसीएस में पूछा जा सकता है। मैंने कहा भारतीय विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य पड़ोसी देशों से संबंध को मजबूत करना होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? अच्छे संबंध है तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी, निवेश ज्यादा होगा। आगे हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनल सिक्योरिटी में क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी में क्या रिलेशन है। युद्ध की संभावना समाप्त, संप्रभुता सुरक्षित होगी, देश में शांति व्यवस्था। और तीसरी चीज, व्यापार का विस्तार, रोजगार का क्या होगा, विस्तार होगा। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह प्रॉब्लम बनी रहेगी जिसकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप ध्यान देने इस बात को, इस तरह के प्रश्न, और मेरी क्लास की एक नेचर है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उठाऊंगा और उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, किस नजरिए से सोचना है। अभी बस मैं की पॉइंट बता रहा हूं कि आंसर में क्या क्या आएगा, पर आंसर कैसे चलेगा, हमारा सीक्वेंस क्या होगा, यह हम लोग डिस्कस करेंगे। हमेशा ध्यान दो, एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी हर एक क्लास दूसरी क्लास से इंटरलिंक होगी हमेशा। तो आपके वीडियो सीक्वेंस में देखना होगा यदि समझना चाहते हो मेरी क्लास तो। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यदि आप निश्चय का कोड, रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट उपलब्ध होगा। हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।